प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 में बिंब के बारे में अध्ययन करेंगे। बिंब किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंदर कुछ ऐसी है सिद्धांत, जैसे बिंब है, प्रतीक है, मिथक है, फंतासी है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम काव्य सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। काव्य सिद्धांत है, उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो भारतीय और दूसरा पश्चिमी। ये बिंब, प्रतीक, मिथक, फंतासी ये भारतीय काव्य सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये पश्चिमी सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जो पश्चिमी काव्य सिद्धांत है उसमें आते हैं। तो पश्चिमी काव्य सिद्धांत है उसमें 2 भागों में बांटा, एक तो होता है सिद्धांत और एक होता है आंदोलन। सिद्धांत जैसे बिंब, प्रतीक, मिथक, फंतासी, और आंदोलन जैसे स्वच्छंदतावाद, शास्त्रवाद, अभिजात्यवाद, ये आंदोलन चले थे, जिस पर भारतीय इन सिद्धांतों और आंदोलनों का भारतीय काव्य शास्त्र पर भी प्रभाव पड़ा या भारतीय साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा। बिंब किसे कहते हैं? साहित्य को पढ़ते या सुनते समय यदि मन में चित्रों की श्रृंखला बनने लगे तो उसे बिंब कहते हैं। ध्यान से पढ़ना। साहित्य को पढ़ते या सुनते समय यदि मन में चित्रों की संख्या बनने लगे तो उसे बिंब कहते हैं। या फिर जब साहित्य सिर्फ पाठ्य वस्तु न रहकर ऐन्द्रिक अनुभूतियों का विषय बन जाता है तो बिंब कहलाता है। बिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, बिंब को अलग अलग भागों में बांट कर बता रहे हैं कि गति के आधार पर बिंब, जैसे एक तो स्थिर होता है और एक गतिशील होता है। इंद्रियों के आधार पर एक तो एकल बिंब होता है और एक संश्लिष्ट होता है। विषय वस्तु के आधार पर लक्षित मूर्त और उपलक्षित अमूर्त वस्तु का, और संरचना के आधार पर सरल और जटिल। संश्लिष्ट जहाँ एक से ज़्यादा इंद्रियां सक्रिय हो, जहाँ एक से ज़्यादा इंद्रियां सक्रिय हो। एकल बिंब के प्रकार, एकल बिंब में देखिए, एक तो दृष्टि बिंब होता है, एक श्रव्य बिंब होता है, एक घ्राण या फिर गंध बिंब भी कह सकते हैं, एक स्पर्श बिंब होता है और एक आस्वाद बिंब होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ये इंद्रियों के आधार पर जो बिंबों की संख्या दी गई है, एकल और संश्लिष्ट। कहने का मतलब है एकल बिंब में से हमें एक ही प्रकार की, एक से ही अनुभूति प्राप्त होगी, चाहे वो दृष्टि से हो, चाहे वो श्रव्य से हो, चाहे वो घ्राण से हो, चाहे वो स्पर्श से हो, चाहे वो आस्वाद से हो। और संश्लिष्ट में जहाँ एक से अधिक इंद्रियां, चाहे दृष्टि और श्रव्य दोनों हो, चाहे श्रव्य और स्पर्श दोनों हो, चाहे आस्वाद और घ्राण दोनों ही हो, तो ये हमारे बिंब है। और बिंब के बारे में हमने जो पढ़ा है, यानी कि साहित्य को पढ़ने या सुनते समय यदि हमारे मन में चित्रों की श्रृंखला बनने लगे तो उसे क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मिथक। मिथक वे प्रसिद्ध धारणाएं हैं जो किसी समाज में जन साधारण आस्था के स्तर पर स्वीकार करता है। मिथक वे प्रसिद्ध धारणाएं हैं जो किसी समाज में जन साधारण आस्था के स्तर पर स्वीकार करता है। मिथक की ऐतिहासिक प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं होती, किंतु जन साधारण उसे पूरी तरह प्रामाणिक मानता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मिथक में ऐतिहासिकता नहीं होती, लेकिन जन समुदाय है वो उसे पूरा क्या मानते हैं? प्रामाणिक मानते हैं। उससे प्रभावित होता है। साहित्य में मिथक का प्रयोग निम्न कारणों से किया जाता है। इससे समाज को प्रभावित करने की साहित्य की शक्ति
बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? अगर मिथकों का प्रयोग करेंगे साहित्य के अंदर, जिससे समाज है वो प्रभावित होगा, और समाज अगर प्रभावित होगा तो साहित्य की शक्ति है वो अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि वह जन साधारण की आस्थाओं से जुड़ जाता है। साहित्य है वह जन साधारण की आस्थाओं से जुड़ जाता है। इससे वर्तमान समस्या को सर्वकालिक रूप में दिखाया जा सकता है। इससे वर्तमान समस्या को सार्वकालिक रूप में दिखाया जा सकता है और मिथकीय चरित्र के माध्यम से वर्तमान समय में प्रासंगिक समाधान को भी समाज तक पहुंचाया जा सकता है। यानी कि जो मिथकीय चरित्र होता है उसके माध्यम से वर्तमान समय में, यानी जो वर्तमान समय में महत्वपूर्ण हो, उसका समाधान भी समाज तक पहुंचाया जा सकता है। समस्या की सर्वकालिकता, यानी वो समस्या आज की नहीं, आज भी उसका समाधान संभव है। तुलसीदास राम का मिथक प्रस्तुत कर वहाँ की समस्याओं का समाधान किया। जायसी कहीं कृष्ण का, बिहारी भी कृष्ण के रूप में, भारतेंदु भी कृष्ण का मिथक लिया। मैथिली शरण गुप्त ने साहित्य में राम का एवं द्वापर में श्री कृष्ण का, कामायनी में मनु का मिथक है, कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर एवं भीष्म का। मिथकों के प्रयोग से साहित्य अपने समय एवं स्थान की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। आज हमने बिंब और मिथक के बारे में पढ़ा है कि बिंब किसे कहते हैं और मिथक किसे कहते हैं, बिंब कितने प्रकार के होते हैं और बिंब में एकल बिंब किसे कहते हैं और संश्लिष्ट बिंब किसे कहते हैं, इनके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। और उसके बाद में मिथक के बारे में पढ़ा है, जो हमारे बीए पार्ट 3 में महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।